हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है एडमंड बर्ग के राज्य संबंधी विचार। राज्य का सावयवी स्वरूप। बर्ग की ऐतिहासिक बर्ग की इतिहास के अध्ययन पर विशेष श्रद्धा थी और इतिहास के अध्ययन द्वारा ही उसने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य का क्रमशः क्या हुआ है, विकास हुआ है। राज्य की उत्पत्ति का कारण कोई आकस्मिक घटना, संविदा या मानव या देवी इच्छा नहीं। वह राज्य के सावयवी रूप से विकास में है विश्वास रखता था, जिसकी जड़ें भूत में पाई जाती हैं और जिनकी शाखाएं असीम भविष्य में फैली हुई हैं। बर्ग के अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर का क्रमशः विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। इस प्रकार राज्य की तुलना मानव शरीर के विकास की भांति करके बर्ग ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का स्वरूप सावयवी है। तो जो एडमंड बर्ग ने राज्य का स्वरूप क्या माना था, सावयवी। जिस तरह उसने कहा कि मानव शरीर का विकास होता है, उसी तरह क्रमशः विकास होता है, उसी तरह राज्य का भी विकास होता है। ये कोई जो राज्य की उत्पत्ति का कारण कोई आकस्मिक घटना भी नहीं है, न तो संविधा न सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या मानव या दैवीय इच्छा भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, सावयवी रूप है, जिसका विकास सावयवी रूप से विकास में क्या विश्वास रखता है, जिसकी क्या जड़ें क्या है, भविष्य भूत में पाई जाती हैं और जिसकी जो शाखाएं हैं वो असीम भविष्य में फैली हुई हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन किया था एडमंड बर्ग ने। राज्य को सावयवी संस्था मानकर बर्ग ने राज्य को मानवकृत यंत्र मानने वाले सामाजिक समझौता जो सिद्धांत था उसका खंडन किया था। यद्यपि बर्ग राज्य को एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट कहता है, किंतु उसका आशय हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। बर्ग के शब्दों में समाज राज्य वस्तुतः संविदा है। सामयिक हित की पूर्ति के लिए किए जाने वाले छोटे मोटे समझौतों को इच्छानुसार क्या भंग किया जा सकता है, किंतु राज्य को ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। काली मिर्च कहे वह वस्त्र या तंबाकू अथवा ऐसे ही अन्य घटिया व्यापार के लिए बनाई गई साझेदारी से अधिक कुछ नहीं है, जिसे लोग अस्थायी स्वार्थ के लिए निर्मित कर लेते हैं, और जब जब दोनों पक्षों में से कोई चाहता है तो उसे समाप्त कर देता है। इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी और अस्थिर पशु जीवन के अधीन रहने वाली वस्तुओं में साझेदारी नहीं है, यह संपूर्ण जीवन में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में क्या है, साझेदारी है। इस प्रकार की साझेदारी का लक्ष्य कई पीढ़ियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह साझेदारी न केवल उन लोगों में की जाती है जो जीवित हैं, वरन उनमें भी की जाती है जो मर चुके हैं, जिनका जन्म होना है। इस प्रकार जो राज्य का प्रादुर्भाव और विकास जीव शास्त्रीय प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ है, सने सुनाए हुआ है। बर्ग ने कहा है यह समझौता से बनने वाला कोई संगठन नहीं है राज्य, किंतु सजीव प्राणी के शरीर के तुल्य है। ये सजीव प्राणी की भांति समय बीतने के साथ इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। पुरानी संस्थाएं जीर्ण शीर्ण होने पर नष्ट हो जाती है। इनका स्थान कई संस्थाएं ग्रहण करती है। यह परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है। किन्हीं दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित कल्पनाओं द्वारा राज्य के ढांचे में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इससे ये है कि राज्य की भी क्या है, शरीर का समान शरीर के तुल्य है। जैसे क्या होता है, सभी प्राणी की भांति क्या होता है कि समय बीतने के साथ इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, वैसे भी राज्य में परिवर्तन आता है। पुरानी संस्थाएं जीर्ण शीर्ण होने पर नष्ट हो जाती है, इसका स्थान क्या नहीं कई संस्थाएं ग्रहण करती हैं। ये जो दार्शनिक परिवर्तन है क्या होता है, स्वाभाविक होता है। ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। किसी दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित कल्पनाओं द्वारा समाज के ढांचे में सहसा एकदम परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होगा, उसने सावयवी सिद्धांत पर का समर्थन किया। इस प्रकार बर्ग संविदा सिद्धांत को खंड खंड करके समाज या राज्य की उत्पत्ति और विकास के विषय में सावयवी धारणा की पुष्टि करता है। वह राज्य को कृत्रिम संस्था न मानकर क्या नैतिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में देखता है। वह इस बात पर बल देता है कि राज्य मानव जाति के भूत के संचित आदर्शों और भविष्य की उपलब्धियों की अभिव्यक्ति है। राज्य का आधार क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण वर्ग संपूर्ण जगत में ईश्वर की विराट सत्ता को क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके अनुसार ईश्वर की शक्ति इतिहास के चक्र को प्रचारित करती है। ईश्वर की इच्छा से सामाजिक और राजनीतिक समाजों का उद्भव और विकास होता है।
ईश्वर को समाज का अधिष्ठाता मानने के कारण वर्ग राज्य को ईश्वर का विराट रूप का अंश मानता है। अतः उसकी दृष्टि से राज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक सत्ता है जिसका विकास दैवी शक्ति की उपस्थिति के कारण होता है। तो उसने वो क्या था, रिलीजियस प्रवृत्ति का था। तो उसने क्या प्रवृत्ति होने के कारण क्या वर्ग ने क्या संपूर्ण जगत को ईश्वर का विराट सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। उसके अनुसार क्या है, ईश्वर की शक्ति इतिहास के चक्र को क्या करती है, परिचालित करती है। ईश्वर की इच्छा से सामाजिक और राजनीतिक समाजों का उद्भव और विकास होता है। ईश्वर को समाज का अधिष्ठाता मानने के कारण क्या वर्ग राज्य को क्या ईश्वर के विराट रूप का अंश मानता है। अतः उसकी दृष्टि से राज्य एक नैतिक और आध्यात्मिक क्या है, संस्था है जिसका विकास दिव्य शक्ति की उपस्थिति के कारण होता है। बर्क ने यह कभी नहीं माना कि कोई भी समाज अथवा शासन केवल मानवीय चिंता का विषय है। वह उसे एक ऐसी दिव्य नैतिक व्यवस्था का भाग मानता था जिसका अधिष्ठाता क्या है, ईश्वर है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने राष्ट्र की अस्थायी और अनवरत व्यवस्था में स्थान होना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र का उस विश्वव्यापी सभ्यता में एक स्थान होना चाहिए जो दैवीय योजना के अनुसार अपना उद्घाटन करती है। इतिहास की इस दैवीय योजना में बर्क की बड़ी गहरी आस्था थी। तो बर्क ने ये कभी नहीं माना कि समाज अथवा शासन केवल मानवीय चिंता का विषय है। वह उसे एक ऐसे क्या दिव्य नैतिक व्यवस्था मानता था जिसका अधिष्ठाता क्या है, ईश्वर। जिस प्रकार उसने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का अपने राष्ट्र की अस्थायी और अनवरत व्यवस्था में क्या होता है, स्थान होना चाहिए, उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र को भी विश्वव्यापी सभ्यता में स्थान होना चाहिए जो देवी योजना के अनुसार अपना उद्घाटन करती है। इतिहास की इस देवी योजना में बर्क की क्या थी, बहुत बड़ी आस्था थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया एडमंड बर्क के राज्य संबंधी विचार। उसका जो राज्य के संबंध में शायवी स्वरूप हो गया, उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत का उसने खंडन किया है, उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।